बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्रिमिनल ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन पे बात कर रहे हैं और आज इस सिलसिले में हमने जिस एक्ट का चुनाव किया है वो है एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन ट्रायल एक्ट 2021। ये एक्ट क्यों इम्प्लीमेंट किया गया और इस एक्ट का बेसिक मकसद क्या है और ये किन केसेस को डील करेगा, इन्वेस्टिगेशन का क्राइटेरिया क्या होगा और इन केसेस का डिसीजन जो है वो कितने टाइम में किया जाएगा, तमाम सवालों के जवाब आज की सीरीज में देने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं सेक्शन 10 कनेक्टेड ऑफेंसेस के हवाले से डील करता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम शैल टेक कॉग्निजेंस, ऐसे ऑफेंसेस की भी कॉग्निजेंस ले सकती है जो कि शेड्यूल ऑफेंसेस में लिस्ट नहीं किए गए। अगर वो ऑफेंसेस इन कनेक्शन विद द शेड्यूल ऑफेंसेस कमिट किए जाते हैं तो फिर ऐसे ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन भी जो है आईओ कर सकता है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। फर्दर हम ये देख लेते हैं सेक्शन 11 डील करता है इंडिपेंडेंट स्पोर्ट एडवाइजर की तैनाती के हवाले से। इनका मकसद बेसिकली क्या होगा, ये सेक्शन कहता है ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ एंटी रेप क्राइसिस सेल इंडिपेंडेंट स्पोर्ट एडवाइजर शैल अकम्पनी द विक्टिम ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग। इंडिपेंडेंट स्पोर्ट एडवाइजर जो है ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग विक्टिम को कंपनी देगा। इसका मकसद बेसिकली क्या होगा, इन ऑर्डर टू रिड्यूस रिस्क ऑफ ड्यूरेस victimization of any nature. Number third, any adverse afflicted are likely to be afflicted upon victim. Further ये सेक्शन कहता है कि प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट स्पोर्ट एडवाइजर, इंडिपेंडेंट स्पोर्ट एडवाइजर की लिस्ट जो है वो मुरतब की जाएंगी और स्पेशल कमेटी विद कंसल्टेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट, ये स्पेशल कमेटी जो है लिस्ट बनाएगी ऐसे लोगों की जो कि सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऐसे लोग जो कि इंडिपेंडेंट स्पोर्ट एडवाइजर बनना चाहते हों, उन लोगों को इस लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ फर्दर हम ये देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्पोर्ट एडवाइजर क्या होगी। ऐसे लोग जो कि स्पेशली स्किल रखते हों टू डील विद द मैटर विक्टिम ऑफ शेड्यूल ऑफेंसेस। साइकोलॉजिस्ट लोग होंगे, वो भी इस इंडिपेंडेंट स्पोर्ट एडवाइजर के तौर पे वर्क कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, लॉयर्स भी हो सकते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हो सकता है, लेडी हेल्थ वर्कर हो सकती हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं, मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इंडिपेंडेंट स्पोर्ट एडवाइजर के तौर पर वर्किंग कर सकेंगे। फर्दर हम ये देख लेते हैं सेक्शन 12 इन कैमरा प्रोसीडिंग के हवाले से बात करता है। स्पेशल केसेस का ट्रायल करते हुए स्पेशल कोर्ट जो है प्रोसीडिंग को किस तरह से यकीनी बनाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं ट्रायल ऑफ शेड्यूल ऑफेंसेस शैल बी इन कैमरा प्रोसीडिंग होंगे और अदालत इस दौरान किसी भी शख्स को बगैर इजाजत अदालत में दाखिला ममनू करेगी। अलबत्ता अदालत ऐसे शख्स को इजाजत दे सकती है चाहे वो तहरीरी हो या अदालत आज खुद नोटिस लेते हुए किसी भी ऐसे शख्स को इजाजत दे सकती है कि वो इस प्रोसीडिंग का हिस्सा बने जिसको अदालत मुनासिब समझे। ट्रायल की प्रोसीडिंग के दौरान कोर्ट एप्रोप्रिएट मेजर्स अडॉप्ट कर सकती है। इस कानून के तहत अदालत की प्रोसीडिंग जो है वो वीडियो लिंक के जरिए भी हो सकती है, स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकती है और उसके साथ साथ जो है विक्टिम की प्रोटेक्शन और विटनेस के हवाले से इस सारी प्रोसीडिंग को कॉन्फिडेंशियल तरीके से अदालत जो है कंडक्ट करेगी। फर्दर ये सेक्शन ये कहता है कि पब्लिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग जो है इस प्रोसीडिंग के हवाले से जो कि स्पेशल कोर्ट कंडक्ट कर रही होगी स्पेशल ट्रायल की, ये मुकम्मल तौर पर ममनू होंगी, लेकिन ये अदालत की इजाज़त से पब्लिश की जा सकती हैं, ब्रॉडकास्ट की जा सकती हैं। फर्दर हम ये देख लेते हैं सेक्शन 13 को जो कि डील करता है एविडेंस एंड गाइडलाइंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि 2 फिंगर वर्जिनिटी टेस्ट मेडिको लीगल एग्जामिनेशन रिलेटिंग टू द शेड्यूल ऑफेंसेस स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ये मुकम्मल तौर पर ममनू किया गया है इस कानून के तहत और इस तरह से जो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा उसकी कोई कानूनी हैसियत भी नहीं होगी। एविडेंस जो कि इनएडमिसिबल होगी, हर वो एविडेंस जो कि मोरल कैरेक्टर को जो है शैटर करे किसी भी विक्टिम के, ऐसी एविडेंस जो है मुकम्मल तौर पर उसको ममनू किया गया इस कानून के तहत। अलबत्ता अक्यूज का फेयर ट्रायल का जो राइट है वो किसी तरह भी विशिएट नहीं होगा। फर्दर हम ये देख लेते हैं कि एविडेंस ऑफ विक्टिम एंड विटनेस वो किस तरह से प्रोक्योर की जाएगी। ये एविडेंस वीडियो लिंक के जरिए की जा सकती हैं, इसके साथ साथ इसको प्रिजर्व किया जाएगा और इसको रिड्यूस इनटू राइटिंग भी किया जाएगा। फर्दर हम ये देख लेते हैं कि 164 का बयान इस कानून के तहत उसको यकीनी बनाया जाएगा। सेक्शन 14 इस हवाले से डील करता है कि जो भी केसेस इस कानून के ताबे आएंगे उन विक्टिम का बयान जो है 164 के तहत लाजमी किया जाएगा और ये वीडियो लिंक होगा और इसके साथ साथ इसको प्रिजर्व किया जाएगा और रिड्यूस इनटू राइटिंग भी होगा, ये तहरीरी भी होगा, इसको मुकम्मल तौर पे महफूज बनाया जाएगा।
जहाँ तक इस कानून पे आप जानते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट मुल्जिम को दिया जाता है, ये राइट जो है इस कानून के तहत मुल्जिम को नहीं है कि वो क्रॉस एग्जामिन कर सके। अलबत्ता मुल्जिम का जो वकील होगा वो विक्टिम से क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। इस कानून की एक और प्रोवाइजो भी है कि अगर मुल्जिम कोई सवाल करना चाहता है तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को वो सवाल कर देगा, और अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुनासिब समझेगा कि ये सवाल किया जाना ज़रूरी है तो फिर थ्रू कोर्ट जो है वो सवाल पुट किया जा सकता है, और उसका जो भी जवाब आएगा उसको रिड्यूस यूनिटी राइटिंग किया जाएगा और इस रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया जाएगा। फर्दर हम ये देखते हैं सेक्शन 15 जो है वो डील करता है स्पेशल कमेटी का क़याम इस कानून के तहत यकीनी बनाया जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल कमेटी बाय लॉ एंड जस्टिस कमीशन, ये इसका क़याम यकीनी बनाएगी। ये प्रो बोनो बेसिस होंगे और ये ऑनररी बेसिस पर भी की जाएंगी। फर्दर हम ये देखते हैं कि इन कमेटियों का क़याम का बेसिक मकसद क्या होगा। ये स्टैंडर्ड फिक्स करेंगी और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फिक्स करेंगी कि इस कानून के ऊपर अमल दरामद करने के हवाले से जो इक़दाम उठाए जा सकते हैं उनको ये कमेटी यकीनी बनाएगी। फर्दर हम ये देख लेते हैं सेक्शन 16 जो है ट्रायल के हवाले से डील करता है कि जब कोर्ट कॉग्निजेंस ले चुकी होगी तो फिर इन केसेस का फैसला विद इन 4 मंथ जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा, और जैसे ही ये केसेस ट्रायल करना शुरू हो जाएगी अदालत, ये 4 मंथ के अंदर इनका फैसला जो है वो अदालत करेगी। एडजर्नमेंट के हवाले से हम देख लेते हैं कि इस कानून के तहत 2 पेशियों से ज़्यादा अदालत ग्रांट नहीं करेगी, और इन दोनों में से एक पेशी जो है ऑन रिटर्न रिक्वेस्ट होगी और इस पर जो है विद कॉस्ट जो है ये पेशी जो इनायत की जाएगी। इसके अलावा इसमें पेशी नहीं होगी। फर्दर ये कानून ये कहता है कि अगर 2 मुसलसल एडजर्नमेंट आ जाएं और उसके बाद भी डिफेंस काउंसिल पेश ना हो तो कोर्ट का ये इख्तियार है कि वो 7 साल प्रैक्टिस वाले ऐसे एडवोकेट को जो कि ये केस कंडक्ट कर सकेगा उसकी अपॉइंटमेंट कर देगी, और वो फर्दर इस कानून को जो है इस कानून के तहत प्रोसीडिंग को कंटिन्यू कर सकेंगे। फर्दर हम ये देख लेते हैं कि दौरान समाअत अगर अदालत समझती है कि शेड्यूल ऑफेंसेस जो हैं उसके साथ साथ कुछ ऐसे ऑफेंसेस भी लगाए गए हैं जो कि शेड्यूल ऑफेंसेस में नहीं आते, तो अदालत उन ऑफेंसेस की हद तक जो है ट्रायल कंडक्ट नहीं करेगी, बल्कि जो शेड्यूल ऑफेंसेस होंगे उनका ट्रायल कंडक्ट कर सकती है। फर्दर ये कानून ये कहता है कि ऐसे ऑफेंसेस जो कि इन कनेक्शन विद द शेड्यूल ऑफेंसेस कमिट किए जाएंगे उनका भी ट्रायल ये स्पेशल कोर्ट इसी तरह से कंडक्ट कर सकेंगी जिस तरह से वो शेड्यूल ऑफेंसेस हैं। फर्दर हम ये देख लेते हैं कि ऐसे ऑफेंसेस जो कि एंटी टेररिज्म एक्ट के एम्बिट में आते हैं और ये ऑफेंसेस इन कनेक्शन विद शेड्यूल ऑफेंसेस अगर कमिट होंगे तो स्पेशल कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो उनका भी ट्रायल जो है इसके साथ साथ कर सके। फर्दर हम ये देख लेते हैं सेक्शन 17 कंपनसेशन टू द विक्टिम को डील करता है कि जब अदालत केस का फैसला करेगी और मुल्जिम को सजा देगी तो फिर अदालत सजा देते हुए कंपनसेशन टू पे द विक्टिम, अक्यूज को ये हुक्म कर सकती है कि वो कंपनसेशन पे करे विक्टिम को, और ये कंपनसेशन उस जुर्माने से अलावा होगी जो अदालत इस कानून के तहत सजा देते हुए मुकर्रर करेगी। फर्दर हम ये देख लेते हैं सेक्शन 18 अपील से डील करता है कि इस कानून के तहत अपील का जो राइट है वो किस तरह से अवेलेबल है और वो कितने टाइम में की जाएगी। जैसे ही फाइनल जजमेंट अदालत पास करेगी फौरी तौर पर 30 डेज के अंदर अंदर मुतलका हाई कोर्ट में ये अपील दायर की जा सकेगी, और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस अपील का फैसला विद इन 6 मंथ अदालत हाई कोर्ट जो है इसको यकीनी बनाएगी। 6 मंथ में इस केस का फैसला जो है वो किया जाना जरूरी है। फर्दर हम ये देख लेते हैं कि जैसे ही अदालत ये फैसला सुनाएगी इस फैसले की कॉपी फ्री ऑफ कास्ट अक्यूज को और प्रोसिक्यूशन को दे दी जाएगी फौरी तौर पर, और जबकि रिकॉर्ड जो है विद इन 3 डेज मुतलका हाई कोर्ट में सबमिट करा दिया जाएगा। फर्दर हम ये देख लेते हैं कि दौरान समाअत अपील अदालत हाई कोर्ट जो है 2 मुसलसल पेशियों से ज्यादा पेशी इनायत नहीं करेगी। फर्दर हम ये देख लेते हैं कि जैसे आम हालात में 426 के तहत पेंडेंसी ऑफ अपील के दौरान बेल ग्रांट कर दी जाती है मुलजिम को, इस कानून के तहत अगर अपील पेंडिंग होगी अक्यूज के खिलाफ तो उसको 426 के तहत रिहा नहीं किया जाएगा। फर्दर हम ये देख लेते हैं सेक्शन 21 जो है प्रिवेंटिव एक्शन बाय द पुलिस, इस हवाले से डील करता है कि अगर पुलिस को ये रिपोर्ट मिले कि ऐसा एक्ट जो कि रिलेशन टू द कमीशन ऑफेंस या कोई ऐसी थ्रेट जो कि रिलेशन टू द कमीशन ऑफ शेड्यूल ऑफेंस अगर किसी शख्स के खिलाफ है तो फिर पुलिस जो है उसके खिलाफ मुकम्मल तौर पर इख्तियार रखती है कि प्रिवेंटिव एक्शन उसके खिलाफ ले लेगी पुलिस। फर्दर हम ये देखते हैं सेक्शन 22 जो है वो डील करता है फॉल्स इन्वेस्टिगेशन एंड कंप्लेंट, कि अगर इस कानून के तहत कोई पब्लिक सर्वेंट जिसको इन्वेस्टिगेशन इंटरेस्ट की गई हो शेड्यूल ऑफेंस के हवाले से और वो उस इन्वेस्टिगेशन को कानूनी तौर पर फुलफिल करने या उसमें मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन करने में नाकाम हो जाए या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना करे या फिर फॉल्स इन्वेस्टिगेशन करे, तो फिर ऐसी सूरत में इस कानून के तहत वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी के एम्बिट में आएगा, जो कि इस कानून ने पनिशेबल बाय लॉ रखा है। ये ऐसे एक्ट हैं जिसको कानून ने पनिशेबल बाय लॉ रखा है और इसकी सज़ा 3 साल हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है।
इसके साथ साथ फर्दर हम ये देख लेते हैं कि अगर कोई शख्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है शेड्यूल ऑफेंस के हवाले से और किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को ऐसा एक्ट करने का पाबंद करता है जो कि वो कानूनी तौर पर पुलिस ऑफिसर करने का पाबंद नहीं है, या ऐसा काम करने से मना करता है जो कि वो पुलिस ऑफिसर मुकम्मल तौर पर कानूनी तौर पर इख्तियार रखता है उसके करने का, तो ऐसी कोई हर्डल अगर कोई क्रिएट करता है या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है तो फिर ऐसे शख्स को भी इस कानून के तहत सजा का सामना करना पड़ेगा और ये सजा 3 साल और प्लस जुर्माने की हो सकती है। फर्दर हम ये देख लेते हैं सेक्शन 23 डील करता है जुरिसडिक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ केसेस रिलेटेड टू द शेड्यूल ऑफेंसेस। ऐसे ऑफेंसेस जो इस कानून के एम्बिट में आएंगे ये एक्ट लागू होने के बाद फौरी तौर पर स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएंगे और जैसे ही ये केसेस स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर होंगे तो स्पेशल कोर्ट का ये इख्तियार है कि जहां तक प्रोसीडिंग हो चुकी होंगी, मिसाल के तौर पे अगर केस एविडेंस पे था तो वो इधर से ही फर्दर कंटिन्यू कर सकेंगे। वो कोर्ट पाबंद नहीं है कि दोबारा से इस कानून के तहत उसकी प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करे, बल्कि जहां तक प्रोसीडिंग हो चुकी होंगी उससे फर्दर जो है जो प्रोसीडिंग बनती होंगी वो अदालत उसको कंटिन्यू कर सकेगी। फर्दर हम ये देख लेते हैं सेक्शन 24 डील करता है रजिस्टर ऑफ शेड्यूल ऑफेंसेस। नादरा ऑफिस जो है वो शेड्यूल ऑफेंसेस के हवाले से रजिस्टर मेंटेन करेगा। ऐसे ऑफेंडर्स जो कि शेड्यूल ऑफेंसेस में सजा हो चुके होंगे वो सेक्स ऑफेंडर कहलाएंगे और उनका एक रजिस्टर जो है नादरा ऑफिस में मेंटेन किया जाएगा। फर्दर हम ये देख लेते हैं सेक्शन 26 जो है वो डील करता है कि डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम एंड हिज फैमिली। कोई भी शख्स जो है उसको इजाज़त नहीं है कि बगैर इजाज़त विक्टिम या उसकी फैमिली की इजाज़त के बगैर किसी तरह से भी उनकी शनाख्त को जो है पब्लिश करे। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो फिर वो पनिशेबल बाय लॉ होगा उसका ये एक्ट और वो 376A के तहत काबिल सजा होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।